नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 यानी भारतीय न्यास एक्ट 1882 के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। सारे बेसिक कंसेप्ट को मैंने यहाँ आपको समझाया है ताकि हम लोग जब इसका एक्ट पढ़ना शुरू करें तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूं। आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। स्टडी IQ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अ रिलेशनशिप क्रिएटेड एट द डायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल when in which one or more person hold the individual's property। एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया गया है, क्रिएट किया गया है किसी एक इंडिविजुअल के डायरेक्शन पे, जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और वही प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू सर्टेन ड्यूटीज टू यूज एंड प्रोटेक्ट इट। और उसी व्यक्ति को सर्टेन यहाँ पर डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आप किस तरीके से, आपकी क्या ड्यूटी है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आपको उसको प्रोटेक्ट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई कि जिसको भी यहाँ पर प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए था, उसने यहाँ कुछ डायरेक्शन दिए बी को किसी एक प्रॉपर्टी एक्स को लेकर। ठीक है। और यहाँ पर जो उसने डायरेक्शन दिए, फॉर एग्जाम्पल बी और सी को डायरेक्शन दिए किस तरीके से उनको ये प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, दैट इज प्रॉपर्टी एक्स किस तरह से यूज़ करनी है, और कैसे उनको यानी बी और सी को ये प्रॉपर्टी जो एक्स है उसको इस्तेमाल करनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी एक्स है जिसको फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड के लिए यहाँ पर यूज़ करने के लिए कहा गया। तो अभी देखिए इतना एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा जो पिक्चर है ना ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इंडिविजुअल्स में कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग देयर लाइव्स। होता ही है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है जब तक वो जिंदा है अपने लाइफ में, और या फिर अपने मरने के बाद भी उसे कंट्रोल कर सकता है थ्रू द यूज ऑफ ट्रस्ट। होता है कि नहीं, कोई अगर इंडिविजुअल ए है वो ट्रस्ट अगर क्रिएट कर दे, कोई अगर यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट कर दे किसी व्यक्ति के अंदर, तो इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि वो कह सकता है कि मेरे डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए किया जाएगा, और उसके लिए वो एक ट्रस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता है। तो देखिए, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन ए वो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे टाइप्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर जो क्लियर आपको कर दूँ कि ये ट्रस्ट जो होता है, इट इज़ क्रिएटेड फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द पर्सन क्रिएटिंग द ट्रस्ट। जो भी व्यक्ति यहाँ ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है उसके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए होता है, सर्वाइविंग स्पाउस के लिए हो सकता है, उसके माइनर चिल्ड्रन के लिए हो सकता है, या फिर किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए हो सकता है। तो ये है यहाँ पर हमारा ट्रस्ट का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। थ्रू अ वैरायटी ऑफ ट्रस्ट आर परमिटेड बाय लॉ। कानून जो है वो कई सारे टाइप ऑफ ट्रस्ट अलाउ करता है। ट्रस्ट अरेंजमेंट्स दैट आर एन अटेम्प्ट टू इवेड क्रेडिटर्स और लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप कोई ऐसा ट्रस्ट अरेंजमेंट बना रहे हैं जिससे आप कुछ लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स हैं, ऐसे ट्रस्ट को वो वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर कि यहाँ पर ट्रस्ट क्या चीज़ हो रहा है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज जो हमको पूरे एक्ट में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर पहला चीज़ है कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन होता है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द ट्रस्ट, जो भी व्यक्ति यहाँ ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है वो होता है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है। जो पर्सन जो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसको बोलेंगे, उसको होगा ट्रस्टी, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रस्टी। तो कोई भी व्यक्ति, द पर्सन हु होल्ड्स द प्रॉपर्टी फॉर अनदर्स बेनिफिट, दूसरे के बेनिफिट के लिए अगर हम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं तो हम ट्रस्टी हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद जिसके बेनिफिट के लिए हम वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं उसको बोलेंगे बेनिफिशियरी। ये बात क्लियर हो गई। थर्ड, और जिस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, उसको वो क्या बोलेंगे, ट्रस्ट रेस, कॉर्पस,
प्रिंसिपल और सब्जेक्ट मैटर। तो बेसिकली यहाँ हम लोग उसको आसान भाषा में सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे। तो जो प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को लेकर हम ट्रस्ट बना रहे हैं, वो क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिक कंसेप्ट तो आपको हमेशा क्लियर होने चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, हु इज द ट्रस्टी, कौन बेनिफिशियरी होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर किसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चीजें और क्रिस्टल क्लियर होने हो जाएंगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ पेरेंट, अब मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर गार्जियन है, कोई पेरेंट है, साइंस ओवर सर्टेन स्टॉक टू अ बैंक, एक बैंक को, यहाँ पर एक बैंक था, उसके स्टॉक्स को वो यहाँ पर साइन करता है और कहता है बैंक से कि उन स्टॉक्स को वो मैनेज करे फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ बैंक को वो इंस्ट्रक्शंस देता है टू गिव द डिविडेंड चेक्स टू हिम ईच ईयर अंटिल ही बिकम्स 21। तो जब तक उसका लड़का जो है चाइल्ड वो 21 ईयर्स तक ना हो जाए, तो जो भी स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है वो उसके 21 ईयर्स के उस बच्चे को देता रहे, जब तक वो 21 साल का ना हो जाए। और एक बार जब वो 21 साल का हो जाए तो सारा रिसीव स्टॉक्स है वो उसको दे दिया जाए। तो यहाँ एक तरीके से जो स्टॉक्स यहाँ लिए गए थे, उस स्टॉक्स को बैंक्स जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। द पेरेंट इज अ सेटलर, सेटलर बोलिए, यहाँ पर एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं जिसको बोल सकते हैं ऑथर। ठीक है, मैं अपने जो एक्ट है वो ऑथर यूज करता है, यहाँ पर मैंने एक बार सेटलर यूज कर दिया है। पेरेंट जो है ये ऑथर हो गया, जो बैंक है वो ट्रस्टी हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ सब्जेक्ट मैटर हो गया, और चाइल्ड जो है जिसके बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है वो बेनिफिशियरी हो गया। तो यहाँ पर ये चारों जो चीज़ें थी, ये ऑल फोर आई थिंक ये यहाँ चारों इस एग्जाम्पल में कवर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप देखिए, अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द लॉ ऑफ ट्रस्ट वेन एवर द ऑथर, जब भी कोई एक ऑथर रिलाइज ऑन द ट्रस्टी, जब भी यहाँ पर एक ट्रस्टी पर रिलाई किया जा रहा है, एंड प्लेसेस स्पेशल कॉन्फिडेंस इन हर, तो एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप दोनों पार्टीज के बीच में बन जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि जो ट्रस्टी है, द ट्रस्टी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रस्टी है, आपने जिसको यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है, जिसके लिए जिसमें आपने ट्रस्ट, आपने प्रॉपर्टी को ट्रस्ट बना के उसको दी है, उसको यहाँ पर गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए, विद स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी के साथ उसको एक्ट करना चाहिए, एंड ड्यू रिगार्ड टू प्रोटेक्ट एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज। ये यहाँ पर ट्रस्टी को करना चाहिए। ट्रस्टी को यहाँ पर गुड फेथ में काम करना चाहिए, उसको यहाँ पर फुल्ली स्ट्रिक्टली उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बेनिफिशियरी के लिए जो प्रॉपर्टी बेसिकली इस पर ट्रस्ट बनाया गया था बेनिफिशियरी के लिए, यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए उस प्रॉपर्टी को उसको। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, अ ट्रस्टी टेक्स लीगल टाइटल टू द ट्रस्ट रेस्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर है ट्रस्टी का, उसमें एक लीगल टाइटल तो आ ही जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रस्टीज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अपीयर्स टू बी वन ऑफ कंप्लीट ओनरशिप। समझिएगा क्या कह रहा है कि जैसे ही आपने ए ने एक ट्रस्ट बनाया बी के अंदर, तो यहाँ जो बी है उसको एक लीगल टाइटल तो मिल ही गया, है कि नहीं, लीगल टाइटल मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रस्टी का जो इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी एक्स थी, तो प्रॉपर्टी जो ट्रस्टी का यहाँ इंटरेस्ट है वो एक तरीके से कंप्लीट ओनरशिप का दिखता है कि बी के पास सारा कंप्लीट ओनरशिप है, पोजीशन भी उसके पास है। ठीक है, बट लेकिन इंपॉर्टेंटली द ट्रस्टी डज नॉट हैव द राइट टू रिसीव एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर जो ट्रस्टी होगा, जो ट्रस्टी होता है, अब वो ट्रस्टी उसके पास ओनरशिप भी एक तरह से आ जाती है। ठीक है, ओनरशिप, क्योंकि वही जो है इस प्रॉपर्टी को एक तरीके से आगे कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि उसके पास पोजीशन भी होता है। ठीक है ना, और तीसरा चीज जो आप देखोगे जो नहीं होता है उसके पास, वो ये कि वो इसके बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर सकता, यानी प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं वो ये ट्रस्टी एंजॉय नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यू आर नॉट एंजॉइंग दी प्रॉपर्टी, जो बेनिफिट उससे आपको निकल रहे हैं
वो आप एंजॉय नहीं कर सकते। द राइट टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज नोन एज इक्विटेबल टाइटल एंड इट बिलोंग्स टू दी बेनिफिशरी। तो जो यहाँ पर बेनिफिट है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशरी के लिए ही होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको ट्रस्टी के जो यहाँ पर डेफिनेशन, ट्रस्टी का जो काम है, ड्यूटी है, वो बेसिकली क्या ट्रस्टी करना है, गुड फेथ में एक्ट करना है उसको, ठीक है ना। क्या उसको लीगल टाइटल मिल जाएगा, ठीक बात है, लीगल टाइटल मिल गया उसको, उसके पास एक तरह से कंप्लीट ओनरशिप भी आ गई, ऐसा अपीयर होता है। देखिए वर्ड देखिए, ठीक है ना, दैट मीन्स दैट ट्रस्टीज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अपीयर्स टू बी, उसको ओनरशिप मिलती नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसी की ही ओनरशिप है, ठीक है ना। तो अपीयर्स टू बी टू हैव कंप्लीट ओनरशिप और पोजीशन, लेकिन वो यहाँ पर कोई भी अगर एडवांटेज, कोई बेनिफिट अगर है तो उस बेनिफिट को वो यहाँ पर क्या क्या नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर वो इंजॉय नहीं कर सकता उस बेनिफिट को। इफ एनी बेनिफिट इज कमिंग आउट ऑफ दैट, तो उसको यहाँ पर ये एंजॉय नहीं कर सकता। क्लियर है, वो एंजॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी ही कर सकता है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो गेटिंग क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक बात होती है कि कोई अगर कहता है कि ट्रस्ट, जैसे मैंने आपको वर्ड बोला ट्रस्ट, अब ये ट्रस्ट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जब भी मैं ट्रस्ट बोलूंगा तो उसका मतलब होगा एक्सप्रेस ट्रस्ट। याद रखिएगा, इम्प्लाइड ट्रस्ट कभी नहीं, ये हमेशा एक्सप्रेस ट्रस्ट ही माना जाएगा। कैसे, वो देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रस्ट इज क्रिएटेड, एक एक्सप्रेस ट्रस्ट कब क्रिएट होता है, व्हेन द ऑथर एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन, जब भी कोई एक ऑथर, मान लीजिए वो ए है, अब इसका इंटेंशन क्या है प्रॉपर्टी एक्स को लेकर, एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन ईदर ओरली और इन राइटिंग, या तो ये व्यक्ति ओरली या फिर ये व्यक्ति इन राइटिंग क्या कर दे, स्टैब्लिश कर दे द ट्रस्ट, उस प्रॉपर्टी को लेकर, ये प्रॉपर्टी है पी, इसको लेकर एक ट्रस्ट स्टैब्लिश कर दे एंड कंप्लाइज विद द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज, और जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज हैं उसको कंप्लाई कर ले, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रस्ट। इसलिए यहां पर बोला गया है कि एन एक्सप्रेस ट्रस्ट इज व्हाट पीपल यूजुअली मीन व्हेन दे रिफर टू अ ट्रस्ट। तो जब भी वो ट्रस्ट बोल रहे हैं तो उनका मतलब एक्सप्रेस ट्रस्ट होता है, और एक्सप्रेस ट्रस्ट का मतलब यही होता है व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक बात है। एवरी प्राइवेट ट्रस्ट, अब एक प्राइवेट ट्रस्ट में या ट्रस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं देखते हैं। एवरी प्राइवेट ट्रस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इंटेंशन ऑफ द ऑथर, ठीक है, ये देखिएगा, एक होता है इंटेंशन ऑफ द ऑथर, भाई जब ट्रस्ट क्रिएट किया गया तो पर्सन ए का इंटेंशन क्या था वो देखा जाएगा, ठीक है, कि वो ट्रस्ट क्रिएट करना भी चाहता था कि नहीं। एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी एक प्रॉपर्टी एक्स होनी चाहिए, एक ट्रस्टी होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टीज बी, और एक बेनिफिशियरी होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी या जो है एक्स, वो जब ए बी के अंदर दे रहा है तो उसका बेसिकली बेनिफिशियरी यहाँ पर उसने अपने फॉर एग्जाम्पल सन को बना दिया, दैट इज S1, ठीक है, एस। तो ये एक तरीके से 4 यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। ये हो गया ऑथर, ये हो गया ट्रस्टी, ये हो गया सब्जेक्ट मैटर, एंड एस हो गया यहाँ पर क्या, बेनिफिशियरी। ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर होते हैं। सो अनलेस दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, अ कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स एन अरेंजमेंट ऑफ एज अ ट्रस्ट। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा, एंड दैट इज़ जो बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ऑथर का इंटेंशन क्या है। तो देखिए, एक इंटेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा मैटर करती है कि भाई किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन क्या था। ऑथर मस्ट इंटेंड, ऑथर का इंटेंशन होना चाहिए कि वो इन्फोर्सिबल ड्यूटीज अप्लाई करना, इम्पोज करना चाहता है ट्रस्टी के ऊपर, टू डील विद द प्रॉपर्टी और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। तो मतलब यहाँ पर ऑथर का इंटेंशन होना चाहिए कि वो इन्फोर्सिबल ड्यूटीज को लगाना चाहता है, ठीक है ना, ट्रस्टी पे, टू डील विद प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। अब देखिए, इंटेंट कैसे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू वर्ड्स, शब्दों से भी हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, बोथ, किसी भी तरीके से, या तो आप अपने शब्दों से करिए या अपने आप एक्शन से करिए, आप इंटेंशन यहाँ पर क्या बता सकते हैं। ये इमटेरियल हो जाता है कि वेदर द वर्ड ट्रस्ट इज यूज इन द ट्रस्ट डॉक्यूमेंट और नॉट। आपने कोई ए ने जो है वो बी के फेवर में कहा कि ठीक है ये एक्स प्रॉपर्टी को आप रखिएगा, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम किसी एक स्कूल के लिए इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है ना, स्कूल के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस प्रॉपर्टी को आप मैनेज करेंगे, ठीक है, और ये इसके लिए इसी पर्पज़ के लिए चलता रहेगा। तो देखिए जहाँ कहीं भी ए ने और कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे चाइल्ड फॉर एग्जांपल एस के लिए चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं इंटेंशन, कहीं यहाँ पर वर्ड यूज़ किया ए ने बी को देते वक्त कि मैं इसको ट्रस्ट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं, बट यहाँ एक इंटेंशन समझ में आ गया ए का कि वो जो प्रॉपर्टी एक्स है उसको स्कूल बनाएगा, तो स्कूल ऐसा तो है नहीं कि 10 साल स्कूल चला या 5 साल चलेगा उसको बंद करवा देगा, है ना, मैं मर जाऊँ तो मेरा स्कूल बंद कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ए वो स्कूल रन करता रहेगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर अभी क्या बोल हो सकता है, ये बोलते एक ए कह दे कि बी अभी तुम ये स्कूल चलाओगे और जो भी बेनिफिट आता रहे, जो पैसा बनता रहे मंथली इनकम, वो तुम एस को देते रहो, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये देखिए ये वर्ड यूज मैंने यहाँ किया था कि फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, सर्वाइविंग स्पाउस के लिए हो सकता है, माइनर चाइल्ड के लिए, तो वही मान लीजिए मैंने आपको बोल रहा हूँ कि माइनर चाइल्ड था उसका एस, उसके लिए प्रॉपर्टी वो बी जो है अभी फिलहाल क्या कर रहा है, वो यहाँ पर उसको स्कूल चला रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने कहीं भी वर्ड ट्रस्ट यूज नहीं किया, तो वही वो कह रहा है कि इट इज इमटेरियल, जरूरी नहीं है कि वर्ड ट्रस्ट जैसा आप यूज करिए इन द ट्रस्ट डॉक्यूमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका इंटेंशन क्या है। समटाइम्स द वर्ड्स यूज बाय द ऑथर आर इक्विवोकल एंड देयर इज डाउट, कभी कभी वर्ड ऐसा यूज होता है जो इक्विवोकल होता है, इतना क्लियर नहीं होता है और डाउट हो जाता है वेदर दी ऑथर, यहाँ पर जो ऑथर है उसका इंटेंशन था भी कि नहीं था ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए। तो अगर इफ द ऑथर यूजेस द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस मियरली द डिजायर टू डू समथिंग, सच अ टर्म जैसे आप यूज कर रहे हैं डिजायर, विश, होप, दीज प्रिकेटरी वर्ड्स, ये जो आपने वर्ड यूज किए हैं ये एक्सप्रेस कर रहा है साफ साफ कि वो एक यहाँ पर उसका विश यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि वो एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता है। These all things create a moral obligation but they do not create a legal one। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर intention of the parties बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अगर वर्ड्स कहीं यूज हो रहे हैं कि आई विश टू क्रिएट अ ट्रस्ट, तो ये कहीं ना कहीं मॉरल ऑब्लिगेशन तो है लेकिन ये कोई भी लीगल एक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन इससे स्टार्ट बनती नहीं है, ठीक है ना। ये आई होप क्लियर हो रहा हो आप लोगों को, ठीक बात है। अब देखिए इन दिस सिचुएशन अगर ऐसा कुछ वर्ड्स आपको दिखा, कोर्ट को दिखा कि यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इन दिस सिचुएशन अ कोर्ट विल कंसिडर the entire document, the circumstances of the person who attempted to create the trust to determine whether a trust should be established or not। तो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट का काम आएगा, कोर्ट यहाँ पर देखेगा कि क्या यहाँ पर ये वर्ड जो है वो इसको यहाँ पर क्या इंटेंशन था यहाँ पर उसको क्रिएट करने का। तो इन दिस सिचुएशन द कोर्ट इज बेसिकली गोइंग टू कंसिडर पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को, जो ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट यहाँ क्रिएट हुआ है, कि वेदर यहाँ पर क्या अटेम्प्ट था कि वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक ट्रस्ट की तरह बनाना चाहता था कि नहीं चाहता था। कोर्ट ये चीज स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा, ठीक है। ये इंटेंशन पे हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, the settler must intend to create a present trust। जहाँ सेटलर मतलब हो गया ऑथर, ठीक है, कहीं कहीं इसको मैंने सेटलर लिख दिया है, आप इसको ऑथर की तरह भी देख सकते हैं। तो सेटलर जो है उसका ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो प्रेजेंट ट्रस्ट ही बनाए, ये बात याद रखिएगा। ये मैं आपको इसीलिए बेसिक्स पढ़ा रहा हूं ताकि जब एक्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। द सेटलर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ प्रेजेंट ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हो, इसका मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन इंटेंट टू क्रिएट अ ट्रस्ट इन फ्यूचर इज लीगली इनफेक्टिव। भाई आप आज ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ए जो है वो आज ट्रस्ट क्रिएट करेगा, ये नहीं करेगा प्रॉपर्टी एक्स को लेकर जब मर जाऊं तो उसके बाद ही इस एक्स प्रॉपर्टी का ट्रस्ट तुम संभालना शुरू कर देना, तब ये एक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट बन जाएगी। नो नो नो, प्रेजेंट ट्रस्ट होना चाहिए। आज ही ए जो है वो प्रॉपर्टी एक्स को लेकर ट्रस्ट क्रिएट कर दे बी के अंदर फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पल सी। समझ में आ गया? तो एक प्रेजेंट यहां पर ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, व्हेन ऑथर, सेटलर की जगह आप उसको ऑथर कर सकते हैं, व्हेन एन ऑथर डज नॉट इमीडिएटली डेजिग्नेट द बेनिफिशियरी। अब मान लीजिए उसने बेनिफिशियरी डेजिग्नेट नहीं किया, प्रॉपर्टी ए व्यक्ति ने एक्स को लेकर, प्रॉपर्टी एक्स को लेकर बी को ट्रस्ट बना दिया, लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी नहीं है, अभी हम बाद में बता देंगे बेनिफिशियरी, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको वो 4 एलिमेंट्स फुलफिल करना जरूरी है अगर आपको उसको ट्रस्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ ऑथर, इफ द ऑथर डज नॉट इमीडिएटली डेजिग्नेट द बेनिफिशियरी, द ट्रस्टी और द ट्रस्ट प्रॉपर्टी
ट्रस्ट इज नॉट क्रिएटेड अंटिल द डिजिग्नेशंस आर मेड। जब तक डेजिग्नेशन नहीं हो जाएंगे तब तक ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। रिमेंबर दीज थिंग्स, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको बताया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात करें तो सब्जेक्ट मैटर एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि उसी को लेकर यहाँ पर ट्रस्ट बनाया जा रहा है। प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करना चाहिए, ये नहीं कि ए बोल दे कि बी को जब ये प्रॉपर्टी मेरे पास एक्स आ जाएगी, अभी उसके है नहीं, एक्स प्रॉपर्टी नहीं है ए के पास, लेकिन ए कह रहा है कि जब ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी तो बी के अंदर ये एक ट्रस्ट क्रिएट होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सन, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड सी। तो अभी ये प्रॉपर्टी नॉन एग्जिस्टेंस है, अभी तो जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो बिकॉज इट इज अ फ्यूचर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो सकता। वही वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट एंड बी डेफिनेट और डेफिनेटली ascertainable at the time the trust is created and throughout its existence, ठीक है ना। Although stocks, bonds and deeds are the most common types of trust property, a property interest can be freely transferred by the said author, can be held in trust including patents, copyrights and trademarks। तो ऑथर जो है वो यहाँ पर स्टॉक को भी प्रॉपर्टी बना सकता है, डीड्स को भी प्रॉपर्टी हो सकता है, ये सब कॉमन टाइप ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। हो सकता है बहुत सारा स्टॉक ले लिया हो, उसको यहाँ पर उसने क्या बना दिया हो, ट्रस्ट प्रॉपर्टी बना दिया हो, ठीक है ना। एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऑथर, जिसको मैं आपको सेटलर बार बार यूज कर रहा हूं, तो ऑथर वो यहाँ पर उसको एक तरीके से फ्रीली ट्रांसफर कर सके, उसको ट्रस्ट में हेल्ड कर सके, इंक्लूडिंग कोई अगर पेटेंट्स को लेकर है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, वो सब चीज़ें भी क्या होंगी यहाँ पर रेस्ट या सब्जेक्ट मैटर होंगी, ठीक है। एक मियर एक्सपेक्टेंसी, अगेन द फ्यूचर वर्ड इज हियर, फ्यूचर मैंने कहा ना प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मियर एक्सपेक्टेंसी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो कि कोई अगर सन है वो कहे कि प्रॉपर्टी एक्स अभी मेरे डैड की है, लेकिन मेरे फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली मेरे ऊपर डिवॉल्व हो जाएगी, तो वो सन क्यों कैसे होगी, जिसको हम बोलते हैं ना इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस से मुझे मिल जाएगी। तो सन यहाँ पर उस प्रॉपर्टी एक्स को लेकर बी के अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट कर दे और कहे कि जब मेरा जो बच्चा होगा S1 उसको ये उसके बेनिफिट के लिए, तो ये नहीं हो सकता। मियर एक्सपेक्टेंसी, द एंटिसिपेशन ऑफ रिसीविंग अ गिफ्ट बाय विल for example cannot be held in trust for another because no property interest exists at that time। तो बेसिकली हर चीज, चारों एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होने चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ द सब्जेक्ट मैटर टोटली खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो ट्रस्ट भी यहां पर टोटली एंड हो जाएगा, द ट्रस्ट विल टोटली एंड। क्लियर। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, अब देखिए यहाँ कैसे ट्रस्ट क्रिएट होता है, तो एक बेसिकली पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बेराट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। देखिए, टू क्रिएट एन एक्सप्रेस ट्रस्ट, अगर एक्सप्रेस ट्रस्ट क्रिएट करना है तो जो सेटलर है यानी ऑथर जो है, इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वर्ड ऑथर होगा, ऑथर मस्ट ओन, उसके पास ओन होना चाहिए, या फिर हैव पावर ऑफ अटॉर्नी, या तो उसका वो खुद का ओनर हो उसका, या उसका पावर ऑफ अटॉर्नी हो ओवर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसको लेकर वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, ठीक है। द सेटलर मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट, अब वो जो ऑथर है वो लीगली कॉम्पिटेंट भी हो कि वो एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। अब लीगली कॉम्पिटेंट कैसे होगा, ये होगा जब आप बेरेट पढ़ेंगे, कोई अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो वो यहाँ लीगली कॉम्पिटेंट होगा। अभी मैं बताऊंगा जब आपको मैं वो सेक्शन डील करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूं कि उसको लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लीगली कॉम्पिटेंसी क्या क्या होगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। अ ट्रस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर इलीगल पर्पस, गलत पर्पस, इलीगल पर्पस के लिए आप ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफ्रॉडिंग हो जाएगी, ठीक है, वो डिप्राइव कर दिया जाएगा स्पाउस ऑफ अ राइटफुल इलेक्टिव शेयर, ठीक है। इफ द इलीगल प्रोविजंस पर्टेन्स टू द होल ट्रस्ट, अगर मान लीजिए कोई इलीगल प्रोविजन ऐसे बने हुए हैं जिसमें पूरा ट्रस्ट ही यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, तो पूरा ट्रस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ट्रस्ट के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इलीगल हैं, मान लीजिए ट्रस्ट में 10 पॉइंट लिखे थे, ठीक है ना, 10 पॉइंट, अब मान लीजिए आखिरी 9 और 10वां पॉइंट ही था जो इलीगल समझ में आ रहा है, तो खाली 9वां और 10वां पॉइंट ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बाकी सारा ट्रस्ट जो है वो एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट पे लेके आ गया हूं। ये एक्ट का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एक एक्ट है ये जिससे डिफाइन करेगा और जो अमेंड करेगा द लॉ, कानून रिलेटिंग टू प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज। तो देखिए ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, प्राइवेट ट्रस्ट बेयर एक्ट में लिखा हुआ है एंड ट्रस्टीज, साफ साफ।
एक फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882 को ये यहाँ पर इनटू फोर्स आया था। और दूसरी बात, जैसे वो इसका एक्सटेंशन की बात मैं करूँ, जो सेक्शन नंबर 1 हमेशा कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया। तो एक तो वो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्लॉज हमेशा ऐड होता है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है ना, दैट इज टोटली खत्म, फिनिश, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया एंड दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ भी वो एक्सटेंड होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड इट टू अंडमान एंड निकोबार और टू एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, इनको भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली एक्सेप्ट का वर्ड आप यूज कर लीजिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी अंडमान एंड निकोबार। लेकिन 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 ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर ऑफिशियल गैजेट के अंदर इस पर्टिकुलर एक्ट के कानून को, इस पर्टिकुलर एक्ट को अंडमान एंड निकोबार तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये वर्ड मिसिंग है, एक्चुअली यहाँ लिखा था ना एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान एंड निकोबार, वो यहाँ एक्सेप्ट एक्चुअली वर्ड यहाँ छूट गया। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ में भी ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ में आपको एक्सेप्ट मिला नहीं मिलेगा। एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट लिखा ही छोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ जो है एक्सेप्ट मुझे यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना, एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन इसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि बट नथिंग हियर इन कंटेन्ड, इस सेक्शन में यहाँ पर इस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अफेक्ट करेगा क्या, रूल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ। यानी ट्रस्ट को लेकर अगर कोई मोहम्मदन लॉ के अंदर कुछ कानून बने हैं, रूल्स बने हैं, तो उनको अफेक्ट नहीं करेगा। यानी दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम लॉ, फर्स्टली। दूसरा, द म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली एज डिटरमाइंड बाय कस्टमरी लॉ। कोई अगर कस्टमरी लॉ है या कोई पर्सनल लॉ है, उसमें अगर कुछ और म्यूचुअल रिलेशंस हैं मेंबर्स के बीच में ऑफ द अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो भी ट्रस्ट का पार्ट, यहाँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट उस पर भी अफेक्ट नहीं करेगा, उन पर भी लागू नहीं होगा, ठीक है ना। नथिंग हियर इन कंटेंट इफेक्ट्स अप्लाइज टू पब्लिक और प्राइवेट रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट्स। किसी भी चैरिटेबल एंडाउमेंट्स पे, किसी भी प्राइवेट या पब्लिक रिलीजियस थिंग्स पे यहाँ पर यह अफेक्ट नहीं करेगा। एंड टू ट्रस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज टेकन इन वॉर अमंग दी कैप्टर्स, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे वो कभी भी ये एक्ट जो है अफेक्ट नहीं करेगा। बट नथिंग हियर इन कंटेंट इफेक्ट्स, इन पे कोई ना कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंटली नथिंग इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट, अभी सेकेंड चैप्टर इसके बाद मैं शुरू करूंगा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, अप्लाइज टू ट्रस्ट क्रिएटेड बिफोर दी सेट डे। अगर इस डे की जिस दिन ये एग्जिस्ट में आया है उसके अगर पहले यहाँ कुछ था तो सेकेंड चैप्टर उसको अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज फाइनली आ गया। यहाँ पर ट्रस्ट की क्या डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड टू दी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ट्रस्ट क्या है, एक ऑब्लिगेशन है ना। जैसे मैं अब आपको डेफिनेशन बता रहा था, अब एक तरह से सेक्शन 3 पूरा पूरा आ गया है, उसमें क्या लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं हम लोग। सेक्शन 3 एक ऑब्लिगेशन है एनेक्स टू दी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस। सेम चीज, क्या कॉन्फिडेंस, रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। यानी एक ओनर है मान लीजिए ए, उसने कॉन्फिडेंस दिखाया और डिक्लेयर कर दिया एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, ए ने फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन फॉर एग्जांपल एस, उसको ये प्रॉपर्टी बी को ट्रस्ट में रूप में दे दी। यही है ना कि अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट क्रिएट किया इज एन ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन हो गया। एनेक्स्ड टू दी ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ एनेक्स कर दिया जाता है। यानी जैसे यहाँ बताया ना, बी विल बी अपीयर, बी का ऐसा लगेगा कि बी एक ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उसके साथ ये एनेक्स हो गया। एंड राइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, और जो भी यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको फुलफिल कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ एस। यही चीज वो बोल रहा है इन दिस डेफिनेशन, ठीक है ना। कुछ वर्ड जैसे यहाँ पर आए थे पहले ही, पर्सन हु रिपोजेज और डिक्लेयर्स दी कॉन्फिडेंस, वो है ऑथर। तो यहाँ पर जो अभी कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहा था वो था ऑथर। पर्सन हु एक्सेप्ट दी कॉन्फिडेंस, वो था ट्रस्टी, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय हिम, ये हो गया ट्रस्टी। फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, तो वो जिसके बेनिफिट के लिए काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी ऑफ अनदर। एंड सब्जेक्ट मैटर क्या बोलेंगे हम, ट्रस्ट प्रॉपर्टी या ट्रस्ट मनी। तो अपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ये वर्ड्स यूज होते हैं। मैं तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि अभी तक जो हम वर्ड यूज कर रहे थे वो एक जनरल वे में मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था। अपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में ये 4 वर्ड्स इस तरह से यूज होते हैं।
तो अगर मैं अब आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं कहूंगा कोई अगर ए है, ही इज द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, वो किसी एक व्यक्ति बी के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेता है, एक्सेप्ट वो बी व्यक्ति जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ही इज द ट्रस्टी, ठीक है ना, ही इज द ट्रस्टी, और जिसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एस के लिए ही इज द बेनिफिशियरी, और जिस प्रॉपर्टी एक्स की बात करी जा रही है वो प्रॉपर्टी हो गई ट्रस्ट प्रॉपर्टी टीपी, ठीक है ना। तो ये चारों एलिमेंट्स जो बेसिकली वहां एक्सप्लेन कर रहे थे उनके ये की वर्ड्स यहां पर अब आपको देखने को मिल गए होंगे, ठीक है। द बेनिफिशियल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी इज राइट अगेंस्ट द ट्रस्टीज, तो जो बेनिफिट यहां पर बात कर रहे हैं बेनिफिशियरी के, वो उसका राइट है अगेंस्ट दैट ट्रस्टी। मान लीजिए कल को ए ने जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी या एक्स की बात करें वो बी को दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड सी एस, और कहा कि एक काम करो, ये प्रॉपर्टी एक्स को आप एक स्कूल की तरह चलाओ और जो भी यहाँ पर फायदा आएगा स्कूल का वो मेरे एस को सन को देते रहना, ठीक। तो अब यहाँ पर एस का एक लीगल राइट्स डेवलप हो गया है बी के अगेंस्ट, कि अब बी को वो पैसा यहां पर स्कूल में मिलेगा वो एस को देना पड़ेगा, इज अ राइट अगेंस्ट द ट्रस्टी एज द ओनर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंड जो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं बाय विच दिस ट्रस्ट इज डिक्लेयर्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। आई होप ये भी आपको यहां पर चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कोई भी आपने इस तरह की ड्यूटी जो इंपोज करी थी ट्रस्टी के ऊपर बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो उसको क्या कर दे, ब्रीच कर दे, तो उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। रजिस्टर्ड मतलब वही मतलब होगा जो हम लोग अंडर द लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वहां से मतलब लिया गया है रजिस्टर्ड का फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। नोटिस, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, कब मानेंगे इसको नोटिस है किसी एक फैक्ट का, ईदर व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, जब वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर को जानता है, या फिर अपनी पूरी एब्सटेंशन के बाद, अपने विलफुल एब्सटेंशन के बाद, या फिर बट फॉर विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी और ग्रॉस नेग्लिजेंस, खुद उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस कर दिया, खुद उसने इंक्वायरी नहीं करी, विलफुल एब्सटेन कर गया उससे, अगर वो एब्सटेन नहीं करता तो ही वुड हैव नोन इट, वो जान लेता उसको, या वो इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट उसको मिल जाती, ठीक है, बाय हिज एजेंट और सम अदर वे, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, नोटिस मान लेंगे। और वहाँ नोटिस का मतलब वही हुआ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक बात है। एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन, जो भी इसके अलावा एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं, ठीक है, और उनको डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, तो उनका मतलब भी इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर शैल बी डीम्ड टू हैव द मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली एट्रीब्यूटेड टू देम बाय द एक्ट, तो जो मीनिंग उनका वहां एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, उसका मतलब वही होगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपके साथ आज कवर किए हैं, क्लियर हो गया। अगले वाले वीडियो से इसमें हम लोग सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा पूरा वीडियो था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।